आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी ठीक होंगे। आपका फिर से स्वागत है आपकी चैनल लेक्चरिंग क्लासेस के अंदर। तो आज आपका चैप्टर 9 लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। सेकंड लेक्चर होगा अप्लाइड मैकेनिक्स का। ये जो लेक्चर मैंने बताया आप लोगों के लिए कौन कौन सी ब्रांचों के लिए होता है। फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर वालों के पास होता है मैकेनिकल और सिविल वालों, आर्किटेक्चर एंड ग्लास एंड सिविल, इन चार ब्रांचों के पास ही सब्जेक्ट होता है। तो मैंने कल आपके लिए पहला लेक्चर अपलोड किया था, तो उसके अंदर मैंने बताया था आखिरकार पहले लेक्चर के अंदर मैकेनिक्स क्या होती है, एप्लाइड मैकेनिक्स क्या होती है, और मैकेनिक्स की मैंने बताया था कि टाइप्स होते हैं। क्लासिफिकेशन भी बताया था कि अगर मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन किया जाता तो कितने प्रकार से किया जाता है। तो ये चीज मैंने बताई थी। देखो मैकेनिक्स हमने बात की थी कि आखिरकार मैकेनिक्स क्या होती है। मैकेनिक्स विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंदर किसी बॉडी पर लगने वाले फोर्सेस के बारे में स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मैकेनिक्स कहते हैं, है ना। यही बात हुई थी। अब बात करके देखो, बात हुई थी कि अगर कोई बॉडी होगी उस पर क्या लगेंगे, फोर्स लगेंगे। तो मैंने बॉडी के बारे में आप लोगों के लिए बताया था कि आखिरकार कि कोई एक बॉडी होती है और बॉडी पर क्या लगती है, फोर्स लगती है। क्या लगती है, बॉडी पर फोर्स लगती है। तो मैंने देखो बॉडी तो बताई थी कि इतने प्रकार की बॉडी पाई जाती है, लेकिन फोर्स के बारे में कुछ बात कर रही थी, यानी नई बात आ रही थी कि फोर्स लगता है। तो सबसे पहले हमारे ये भी तो पता होना चाहिए आखिरकार ये फोर्स होता क्या है। बहुत से स्टूडेंट बताओ क्या क्या फोर्स क्या होता है। आपने पढ़ा होगा मिसनिंग बल वह कारक होता है जो किसी वस्तु की अवस्था पैदा करता है, परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इसे क्या कहते हैं, बल कहते हैं। बेसिकली देखो सीधी बात होती है कि यानी बल क्या होता है, यानी जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित कर दे। अवस्था परिवर्तित का मतलब होगा कि या तो गतिमान हो, गतिमान को स्थिर कर सकता है, या स्थिर को गतिमान कर सकता है, उसे ही क्या कहते हैं, बल कहते हैं। समझ में नहीं आया? ठीक है। तो देखो इसी बात पे ये चीज तो आपके लिए पता होगी, यानी फोर्स में बताया जाता है कि फोर्स क्या होता है, जो किसी वस्तु की क्या कर दे, अवस्था को परिवर्तित कर दे, उसे ही क्या कहती है, फोर्स कहती है, बल कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब बात होती है आखिरकार देखो टाइप्स ऑफ फोर्स, क्या आखिरकार फोर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, देखो आप बुक जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे चैप्टर, आप हमारे चैप्टर जैसे बढ़ते चले जाएंगे तो वैसे क्या होगा, फोर्स इसके बहुत सारे नाम आएंगे। अभी फिलहाल में बात करेंगे कुछ 2-3 फोर्स में नाम बताऊंगा, लेकिन आगे चल के फोर्स बहुत तरह के, बहुत प्रकार के पाए जाते हैं। तो देखो बात करेंगे आखिरकार कौन कौन से फोर्स होती है। एक होता है टेंसाइल फोर्स, दूसरा होता है कंप्रेसिव फोर्स, और तीसरा होता है एक शियर फोर्स। स्टूडेंट देखो जैसे हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, भी आपका पहला चैप्टर चल रहा है, तो यही सेकंड चैप्टर के अंदर आपके लिए बहुत सारे फोर्सेस के नाम पता चलने वाले होंगे। ध्यान रखना। अभी फिलहाल हम बात करेंगे इन तीन फोर्सेस के बारे में, क्या क्या देखो टेंसाइल फोर्स एंड कंप्रेसिव फोर्स एंड शियर फोर्स। क्या टेंसाइल फोर्स क्या होता है, कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, शियर फोर्स क्या होता है। तो स्टूडेंट देखो टेंसाइल फोर्स बात करेंगे, आखिरकार देखो फोर्स क्या करता है, किसी वस्तु की अवस्था प्रभावित करता है, और उसी चीज को देखते हुए इन चीजों के नाम देते हैं। क्या आखिरकार टेंसाइल फोर्स क्यों कहते हैं, यानी टेंसाइल का मतलब क्या होता है, तनाव। यानी अगर कोई फोर्स किसी वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, तनाव उत्पन्न करता है, क्या जनरेट करेगा, तनाव उत्पन्न करेगा, तो उसे कहते हैं टेंशन जनरेट करता है, तो उसी फोर्स के लिए कहते हैं तनाव बल, टेंसाइल फोर्स कहती है। और यदि कोई फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स की बात करते हैं, ये समझ में आ गया होगा, दोबारा से बोलता हूं, यानी टेंसाइल फोर्स क्या होता है, देखो हम जानते हैं फोर्स क्या होता है, जो किसी वस्तु की अवस्था परिवर्तित करेगा उसी को फोर्स कहते हैं। अब अवस्था परिवर्तित किस प्रकार कर रहा है वो, यानी तनाव के रूप में कर रहा है, या कंप्रेशन के रूप में कर रहा है, या शियर के रूप में कर रहा है, तो उसी हिसाब से उसका नाम देते हैं। टेंसाइल फोर्स क्या होता है कि यानी किसी वस्तु पर लगने वाला वह बल जो उस वस्तु में तनाव उत्पन्न करता है, टेंसाइल जनरेट करता है, तो उसे कहते हैं तनाव बल कहते हैं। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, यानी जो वह बल जो किसी वस्तु में क्या जनरेट करता है, कंप्रेशन जनरेट करता है, सही संपीड़न उत्पन्न करता है, तो उसे कहते हैं कंप्रेसिव फोर्स कहते हैं। अब शियर फोर्स की बात होती है, देखो आपने हमेशा टेंसाइल फोर्स पढ़ा हुआ, कंप्रेसिव फोर्स पढ़ा हुआ, लेकिन शियर फोर्स शायद हो सकता है किसी ने पढ़ा हो किसी ने नहीं पढ़ा हो, लेकिन शियर फोर्स आखिरकार होता क्या, ध्यान रखना। टेंसाइल फोर्स और शियर फोर्स, यानी टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स जो होती है वो हमेशा डायरेक्टली रिएक्ट करती है, लेकिन कभी भी शियर फोर्स जो होता है डायरेक्टली रिएक्ट नहीं करता है। यानी शियर फोर्स जो होता है वो एक पॉइंट पर आके जनरेट होता है। यानी शियर का मतलब देखो सबसे पहले फोर्स तो पता है अवस्था करेगी, लेकिन बात है आखिरकार ये शियर क्या होता है, शियर का मतलब होता है कटना, यानी वस्तु आखिरकार कटेगी। अब कटेगी किससे, फोर्स से। अब ये नहीं कि डायरेक्ट, अब देखो जैसे मान के चलो कि यदि कोई कागज लोगी तो कागज ले निकाल क्या हुआ, अब जैसे सपोज करो यानी ये कागज है, अगर इसे आप खींचोगी तो खींचने का क्या होगा, अभी तो फटा नहीं है, अगर लेकिन ऐसा होगा जैसे जैसे इसको फोर्स बढ़ाते चलेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जिस पर आके ब्रेक होगा, और उस टाइम पर ये जिस फोर्स जो कार्य कर रहा होगा, जिस फोर्स के कारण ये कागज जैसे अब ये से खींचते जा रहे हैं तो खींचने का ये ऐसे करके फटा। अब आगे का जिस फोर्स पर फटा था तो उस टाइम पर कितना फोर्स कार्य कर रहा था, तो उसे ही कह देती है शियर फोर्स। यानी ध्यान से सुनना, वह फोर्स, यानी शियर फोर्स किसे कहेंगे,
वह फोर्स जो किसी वस्तु में शियर करता है या शियर करने की संभावना रखता है, यानी वह फोर्स जो किसी वस्तु में शियर करता है या शियर करने की संभावना रखता है, तो उसे ही कहते हैं शियर फोर्स कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। टेंसाइल फोर्स मैंने बताया, टेंसाइल फोर्स क्या होता है, यानी वह फोर्स जो किसी वस्तु में कंप्रेशन जनरेट करे, तनाव उत्पन्न करता है, तो उसे कहते हैं तनाव बल। और कंप्रेसिव फोर्स का मतलब होता है संपीड़न बल, यानी जो वह फोर्स जो किसी वस्तु में क्या उत्पन्न करता है, संपीड़न उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं संपीड़न बल। और शियर फोर्स का मतलब हो गया शियर फोर्स, मतलब कि वह फोर्स जो किसी वस्तु में क्या जनरेट करता है, शियर जनरेट करता है या शियर करने की संभावना रखता है। तो स्टूडेंट्स क्या कहती है, टेंसाइल फोर्स, शियर फोर्स कहती है। देखो मैं लिख रहा हूं आपका टेंसाइल फोर्स, आप लिख लेना, नोट कर लेना। टेंसाइल फोर्स क्या होता है, वह बल यानी वह फोर्स जो किसी वस्तु में तनाव उत्पन्न करता है, उसे तनाव बल कहते हैं। स्टूडेंट ध्यान रखना, हमेशा यूनिट का आपके लिए ध्यान रखना चाहिएगा। आखिरकार यूनिट हमेशा किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि फोर्स वगैरह की डेफिनेशन नहीं पूछता, वो यूनिट पूछता हमेशा। क्या आखिरकार यूनिट क्या होगी, ध्यान रखना। फोर्स की यूनिट जो होती है, ऐसा देखिए होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी क्या होती है, न्यूटन होती है, या कह सकते हैं केजी, यानी कि उसमें केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यानी हम क्या कहते हैं, ध्यान रखना, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। अगर आप किसी विमा की बात करेंगे तो फोर्स की डायमेंशन विमा कितनी होती है, MLT-2। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी होती है, MLT-2 होती है। ध्यान रखना, फोर्स चाहे कोई सा भी हो, उसकी कभी डायमेंशन नहीं बदलती है, यूनिट कभी नहीं बदलती है। फोर्स चाहे कोई सा भी होगा, हमेशा यूनिट आपकी वही रहेगी, न्यूटन ही रहेगी। ठीक है, या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रहेगी। ये नहीं कि तनाव बल हो गया तो उसकी चेंज हो गई, कंप्रेसिव फोर्स के अलग होती है, शियर फोर्स के अलग होते हैं। फोर्स चाहे कोई सा भी हो, हमेशा उसकी यूनिट वही होती है। ठीक है, इसके बाद करते हैं टेंसाइल फोर्स। आपके समझ में आएगा तो ध्यान रखना, इसे हम किससे नोट करते हैं, टेंसाइल फोर्स के लिए इसे FT से डिनोट करते हैं, FC से दर्शाते हैं। आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं कंप्रेसिव फोर्स की। कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, यानी वह बल जो किसी वस्तु में शियर उत्पन्न करता है या जो किसी वस्तु में कंप्रेशन उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, संपीड़न बल कहते हैं। उसे ही संपीड़न बल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। यानी टेंसाइल फोर्स क्या होता है, वह फोर्स जो किसी वस्तु में तनाव उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, तनाव बल कहते हैं। उसे कैसे दर्शाते हैं, FT से दर्शाते हैं। और कंप्रेसिव फोर्स क्या होता है, वह बल जो किसी वस्तु में कंप्रेशन जनरेट करता है, कंप्रेशन उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं, संपीड़न बल कहते हैं। इसे किस नोट करते हैं, ध्यान रखना, इसे FC से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, FC से। अगर आप इसका फिगर बनाओगे तो ध्यान रखना, ऐसे करके बनाएंगे, यानी एक बॉडी है, इसमें क्या जनरेट होगा, फोर्स लगेगा और ऐसे करके इसे खींचेगा। जब खींचेगा तो यानी इसमें क्या जनरेट होगा, तनाव जनरेट होगा। और इस वाले की बात करेंगे तो यानी क्या होगा, इसे दबाएगा वस्तु के लिए, ऐसे करके। ध्यान रखना स्टूडेंट, और कोई डिप्लोमा वाला हो तो डिप्लोमा वाले के लिए हमेशा ध्यान रखना कि यानी फिगर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यानी अगर आप फिगर बेस्ड चीज समझाओगे तो हमेशा नंबर आपके अच्छे आते हैं। और जैसे जैसे मैं लिखाऊंगा, अगर यदि आप उस चीज के लिख कर आओगे तो ध्यान रखना आपके नंबर होंगे अच्छे खासे नंबरों से आप पास होंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, जो अब बात करते हैं आखिरकार शियर फोर्स की। क्या आखिरकार शियर फोर्स क्या होता है, तो मैंने बताया था शियर फोर्स क्या होता है, लिखेंगे शियर फोर्स वह बल जो किसी वस्तु में शियर करता है या शियर करने की संभावना रखता है।
उसे क्या कहती है, शियर फोर्स कहते हैं, ठीक है, उसे ही शियर फोर्स कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे ही ध्यान रखना, एफ एस से डिनोट करती है, किससे डिनोट करती है, एफ एस से। अब देखो ये कैसे रिएक्ट करेगा, मान के चलो कि ये दो कोई प्लेट है, क्या है, कोई दो प्लेट है, और इन दो प्लेटों के बीच में एक रिवेट डाल दी गई है, और रिवेट की सहायता से इसके लिए जोड़ दिया गया, और इन दोनों प्लेटों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में बल लगा करके इसे क्या कर रही है, खींच रही है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट प्लेट है, इसमें से जो होगी डिफरेंट डिफरेंट होगी, ऐसे करके, यानी एफ बल इधर को लग रहा है, एफ बल इधर को लग रहा है, तो अब इसे ऐसे करके खींच रहे हैं, तो खींचने का क्या होगा, एक स्थिति ऐसी आएगी कि रिवेट क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, तो टूटने के कारण ऊपर वाली रिवेट ऐसे हो जाएगी, नीचे वाली रिवेट जो होगी आपकी ऐसी हो जाएगी। तो इस टाइम पर जो फोर्स जो कार्य कर रहा है, तो हमेशा ध्यान रखना ये चीज क्या कहलाती है, यही फोर्स कहलाता है शियर फोर्स। ध्यान रखना कि ये बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज होती है, यानी किसी कंपटीशन को लेकर के आखिरकार हमेशा पूछ लेता है कि यानी टेंसाइल फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स जो होती है हमेशा किस पर रिएक्ट करते हैं, तो ध्यान रखना पूरी बॉडी पर रिएक्ट करता है, लेकिन शियर फोर्स जो होता है हमेशा एक सरफेस पर रिएक्ट करता है। अधिकतर ये क्वेश्चन किसी जेईई के अंदर पूछा जाता है कि शियर फोर्स हमेशा किस पर रिएक्ट करता है, तो हमेशा ध्यान रखना एक शियर फोर्स जो रिएक्ट करता है वो हमेशा सरफेस पर रिएक्ट करता है, ना कि पूरी बॉडी पर रिएक्ट करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप आपके समझ में आएगा, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे आप रब करते हैं, समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखो बात होती है कि आखिरकार मैंने बताया आपके लिए कि फोर्स क्या होता है, यानी वस्तु पर क्या लगेगा, जब फोर्स लगेगा तो आप भी जानते हो कि न्यूटन के थर्ड लॉ के अनुसार क्या होता है, जितनी हमारी क्रिया होती है उतनी क्या होती है, प्रतिक्रिया भी होती है। तो स्टूडेंट्स देखो उसी चीज के बाद क्या निकल, रिएक्शन निकलती है, प्रतिक्रिया निकलती है, किसी भी चीज पर फोर्स लगाते हैं तो उसमें से क्या निकल के आती है, रिएक्शन निकल के आती है। तो अब यही फोर्स जब किसी वस्तु पर लगेगा तो फोर्स लगने के कारण ही क्या होता है, वस्तु के अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है, प्रतिबल उत्पन्न होता है। ध्यान रखना स्टूडेंट, आपने प्रतिबल पढ़ा होगा, आखिरकार प्रतिबल किसे कहते हैं, तो प्रतिबल ध्यान से सुनना, मैं डेफिनेशन बताऊंगा। देखो वैसे स्ट्रेस के लिए ध्यान रखना, प्रतिबल के लिए सिग्मा से डिनोट करती है, ध्यान रखना किससे डिनोट करती है, सिग्मा से डिनोट करती है। सिग्मा इक्वल टू होता है एफ अपॉन ए, ठीक है। अब यही चीज होती है, देखो आपने पढ़ा होगा दाब इक्वल टू भी क्या होता है, बल बट्टे क्षेत्रफल होता है, P बराबर एफ अपॉन ए भी होता है। ऐसे तो हम कहते हैं कि ये हमारा प्रतिबल है यानी स्ट्रेस है, और ये क्या हमारा दाब है। तो अब हम कहते हैं इसे तो दाब कहते हैं, इसे प्रतिबल कहते हैं। ऐसा इसमें डिफरेंट क्या है, आखिरकार ये भी एफ अपॉन ए और ये भी एफ अपॉन ए है। तो स्टूडेंट्स देखो बहुत डिफरेंस है कि आखिरकार इसे एफ अपॉन ए में और इस वाले एफ अपॉन ए में बहुत अंतर होता है। क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से सुनना है, जब स्ट्रेस की डेफिनेशन बताऊंगा आखिरकार इसमें डिफरेंट क्या आएगा, दाब वाले की बताऊंगा, प्रेशर की भी बताऊंगा, आखिरकार प्रेशर क्या होता है। ध्यान रखना स्ट्रेस की बात करती है, तो स्ट्रेस होता है कि किसी वस्तु पर लगाए गए फोर्स के कारण, किसी वस्तु पर लगाए गए बल के कारण वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोधी बल, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स ही क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। आया समझ में, ध्यान से सुनो, किसी वस्तु पर लगे फोर्स के कारण, किसके कारण, किसी वस्तु पर लगे फोर्स के कारण वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोधी बल को ही क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। आगे आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो अब इसकी बात करेंगे आखिरकार मात्रा कितना होगा, यानी यूनिट कितनी होगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर लिख सकते हैं, जैसे भी आप लिखना चाहो वो यूनिट आप लिख सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखो बात करेंगे कि आखिरकार दाब क्या होता है, कि भैया P बराबर एफ अपॉन ए भी होता है, हम तो ये कहेंगे ये भी स्ट्रेस ही है, लेकिन इस वाले फोर्स में इस वाले फोर्स में डिफरेंट होता है। ये होता है आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है, ये कौन सा बल होता है, आंतरिक प्रतिरोधी बल होता है। अब आंतरिक प्रतिरोधी बल का मतलब समझते हो, मतलब है कि अगर कोई वस्तु है और उस पर फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगने का अंदर से जो रेजिस्टेंस निकल रहा है, विरोधी बल जो निकल रहा है अंदर से, ये वो वाला बल होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। और ये जो बल होता है यानी प्रेशर के अंदर, ये डायरेक्ट फोर्स होता है, इसे हम कहते हैं, प्रेशर की डेफिनेशन होती है कि किसी वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। किसको, वस्तु के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहते हैं, ना कि आंतरिक प्रतिरोधी बल को प्रतिबल दाब कहते हैं। आया समझ में आएगा होगा, यानी ये जो होता है ये डायरेक्ट फोर्स होता है,
और ये जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स होता है, यही इसमें डिफरेंट होता है कि आखिरकार उसे स्ट्रेस कहती है और ये क्या कहलाता है आपका प्रेशर कहलाता है, दाब कहलाता है। समझ में आ गया होगा। एक बार मैं बोल रहा हूँ, बार बार डेफिनेशन लिखूंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, वीडियो लंबी है, ठीक है। तो देखो बोल रहा हूँ स्ट्रेस की डेफिनेशन लिखना आप लोग। स्ट्रेस क्या होता है, ध्यान से सुनो, किसी वस्तु पर लगे फोर्स के कारण वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोधी बल को ही प्रतिबल कहते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है, लिखो, देखो लिख लो, कितना आएगा, इसे आएंगे स्ट्रेस, डी में से कहते हैं प्रतिबल। अधिकतर ध्यान रखना, जेईई क्वेश्चन, जेईई जब एग्जाम में बैठते हैं तो यही चीज पूछी जाती है कि बहुत बारीक बारीक चीज पूछता है, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों के लिए पता होनी चाहिए कि आखिरकार स्ट्रेस किसे कहती है, यानी प्रतिबल क्या होता है। किसी वस्तु पर लगे फोर्स के कारण वस्तु के एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक प्रतिरोधी बल, आंतरिक प्रतिरोधी बल को ही प्रतिबल कहते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, इसे सिग्मा से डिनोट करते हैं। ठीक है, यानी सिग्मा इक्वल टू क्या होगा आपका एफ अपॉन ए। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना, इसकी यूनिट आपके लिए याद होनी चाहिए हमेशा। यूनिट पे ध्यान रखा करो, क्या यूनिट कितनी होगी, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर, जो भी आप लिखना चाहो ध्यान रखना क्या होती है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर या सेंटीमीटर, जो भी आप लिखना चाहेंगे ध्यान रखना न्यूटन प्रति एमएम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर क्या होती है, इसकी यूनिट होती है। ठीक है, अब ध्यान बात होती है, मैंने आपको देखो, अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। ठीक है, अब देखो बात मेरे बताइए आखिरकार प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल किससे जनरेट होता है, फोर्स के कारण होता है। तो जैसा फोर्स होता है वैसा ही क्या होता है आपका स्ट्रेस होता है। स्टूडेंट्स समझ में आया ना कि आखिरकार देखो, अब स्ट्रेस मैंने बताया, अब स्ट्रेस की बहुत सारे टाइप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन हम बात करेंगे फिलहाल मैकेनिक्स के अंदर, कुछ ज्यादा नहीं, आपके लिए पता होना चाहिए, क्योंकि कभी यही पूछ लेता है एक दो नंबर के अंदर, डिप्लोमा के अंदर, क्या आखिरकार स्ट्रेस किसी कहती है, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या होता है, क्योंकि वैसे अगर आप यानी फर्स्ट ईयर के अंदर या फिजिक्स के अंदर दे रखा होता है। ठीक है, हिंग डाल देते हैं, अगर आपके लिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। तो देखो मैंने भी आपके लिए बताया कि आखिरकार स्ट्रेस जैसा होता है, यानी जैसा स्ट्रेस किसके कारण जनरेट होता है, फोर्स के कारण। तो जैसा आपका फोर्स होगा वैसा ही क्या होता है, स्ट्रेस जनरेट होता है। तो स्टूडेंट देखो हम कहेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब क्या होगा कि यानी एक होता है कंप्रेसिव स्ट्रेस, एक होता है शियर स्ट्रेस। अभी मैंने आपके लिए यही चीज तो फोर्स बताए थे। तो स्टूडेंट ध्यान रखना, टेंसाइल फोर्स जब किसी वस्तु पर क्या जैसा फोर्स लगेगा वैसा ही स्ट्रेस जनरेट होता है। कि अगर किसी वस्तु पर कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले स्ट्रेस को, उसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को क्या कहते हैं, प्रतिबल कहते हैं। आई होप आपके समझ में आएगा। इन दोबारा से बोलता हूं, टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर तनाव बल कार्य करता है तो उसके कारण उत्पन्न प्रतिबल को ही क्या कहते हैं, तनाव प्रतिबल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या कहलाता है कि यानी जब किसी वस्तु पर कंप्रेसिव फोर्स कार्य करता है, यानी संपीड़न बल कार्य करता है, तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं, संपीड़न प्रतिबल कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, शियर स्ट्रेस क्या होता है कि यानी जब किसी वस्तु पर शियर फोर्स कार्य करता है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो टेंसाइल फोर्स के ध्यान रखना सिग्मा टी से डिनोट करते हैं और कंप्रेसिव स्ट्रेस को सिग्मा सी से डिनोट करते हैं। लेकिन शियर स्ट्रेस के लिए बहुत सारी चीजों से डिनोट कर लेते हैं, ध्यान रखना टाउ से भी नोट करते हैं, स्मॉल क्यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन हमेशा ध्यान रखना टाउ एक स्टैंडर्ड चीज होती है जो आगे चल के हमेशा किसी कंपटीशन के अंदर टाउ ही लिखा होता है, क्यू नहीं लिखा होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लोगों को पता रहना चाहिए किससे डिनोट करते हैं, टाउ से, या सिग्मा एस से भी डिनोट कर लेते हैं।
ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि एस का मतलब क्या होता है शियर, इसमें सी का मतलब क्या होता है कंप्रेसिव, टी का मतलब क्या होता है टेंसाइल। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है, यानी जब किसी वस्तु पर टेंसाइल फोर्स कार्य करता है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस कहते हैं। और जब किसी वस्तु पर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को क्या कहते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। और जब किसी वस्तु पर शियर फोर्स कार्य करता है तो उसके कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिबल को क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेस कहते हैं। आई होप आपको ये चीज सारी समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बात करते हैं इससे आगे, एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा जिसमें हम बात करेंगे आखिरकार क्या, आखिरकार देखो कोई फोर्स लगा किसके ऊपर लगा, किसी वस्तु के ऊपर लगा, तो आपके लिए ये पता होना चाहिए आखिरकार जब फोर्स लग रहा है तो ध्यान रखना एक इसी के ऊपर लॉ बनता है, और वो लॉ जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है स्टूडेंट, ध्यान रखना, डिप्लोमा वाले हो तो बहुत ध्यान से देखना वीडियो के लिए। और इसके अंदर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया जाने वाला, जैसे आपका ये टॉपिक क्लियर होगा तो 100% बता रहा हूँ आपका 5 नंबर का पेपर पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, देखो बात करते हैं क्योंकि कौन सा लॉ होता है ऐसा। तो देखो हमने कहा कि आखिरकार एक बॉडी थी, उस बॉडी पर क्या रिएक्ट कर रहे थे, तो फोर्स लग रहे थे, तो फोर्स लगने के कारण क्या हो रहा था, उसमें स्ट्रेस भी जनरेट हो रहा था। तो सबसे पहले बात होती है आखिरकार बॉडी पर जब फोर्स लगता है तो आखिरकार देखो कैसे लगेगा, तो उसी के ऊपर फोर्स लगने के आधार पर ही बनता है लॉ, कि आखिरकार कौन सा लॉ, उसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस। बलों के या पहले एक आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस, एक होता है लॉ ऑफ ट्रांसफिलिटी फोर्सेस, बलों के स्थानांतरणशीलता का नियम, हिंदी में कहते हैं इसे बलों के स्थानांतरणशीलता का नियम, और इस एक होता है आपके बलों के भौतिक स्वतंत्रता का नियम। तो स्टूडेंट्स बात करेंगे आखिरकार बलों के स्थानांतरणशीलता का नियम क्या होता है स्टूडेंट्स, तो देखो ध्यान रखना, थोड़ी वीडियो लंबी होगी लेकिन ये चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस चीज के बारे में आपके लिए पता जरूर चाहिए। ये जो क्वेश्चन है हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन के अंदर इन दो लॉ में से एक लॉ जरूर आता है, डिप्लोमा वालों के लिए हमेशा पूछा जाता है कि आखिरकार लॉ ऑफ ट्रांसफिलिटी फोर्सेस क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस क्या होता है स्टूडेंट्स। देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट मैं बता के चलूंगा, ध्यान रखना इन दोनों लॉ में से हमेशा ऐसा होता है, अगर इस बार आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस आया तो 100% होगा कि अगली बार जो आएगा आपका लॉ ऑफ ट्रांसफिलिटी फोर्सेस आएगा, या दोनों आ जाते हैं कभी कभी, या रिपीट भी हो जाता है, लेकिन आता कंपल्सरी है स्टूडेंट। देखो बात करते हैं आखिरकार लॉ ऑफ ट्रांसफिलिटी फोर्सेस किसे कहते हैं, ठीक है, यानी बलों के स्थानांतरणशीलता का नियम, स्थानांतरणशीलता का नियम, या ध्यान रखना कभी कभी लिखा जाता है संचरणशीलता का नियम। ठीक है स्टूडेंट्स, एक ही मतलब होता है इसका, इंग्लिश में बोल दिए लॉ ऑफ ट्रांसफिलिटी फोर्सेस। क्या आखिरकार लॉ ऑफ ट्रांसफिलिटी फोर्सेस क्या होता है, अब देखो इसी के डेफिनेशन जो आपका मेन लिख रहा है, इसकी जो लॉ ऑफ स्थानांतरणशीलता का नियम सारा कुछ इसी के अंदर लिखा हुआ है, सब कुछ इसी में लिखा है, बस पहचानना है कि आखिरकार ऐसा होता है। देखो क्या होगा, बलों के स्थानांतरण, स्थानांतरण का मतलब होगा स्थान का ट्रांजिशन होगा, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा वो क्या बल, तो वही चीज का कहलाएगा बलों के स्थान से, यानी ध्यान रखना, ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं रिएक्ट करूंगा फोर्स यानी डायग्राम के ऊपर, आप उसी चीज पर फोकस करना कि आखिरकार कैसे कैसे हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हम मान के चलते हैं कि आपकी कोई एक बॉडी है, क्या एक आपकी कोई एक बॉडी है, ठीक है स्टूडेंट्स, देखो ऐसे करके ये हमारी क्या है, कोई बॉडी है यानी कोई एक वस्तु है, और इस वस्तु पर मान के चलो कि कोई एक बिंदु है, यहां पे मान लेते हैं एक बिंदु है जो बिंदु ए है, और इस बिंदु पर मान के चलो कोई एक F मान का एक बल कार्य कर रहा है किधर की साइड की ओर। ध्यान रखना मैं जैसे जैसे बोलूंगा जैसे जैसे इसमें यानी हम कर रहे हैं वही चीज हमारी लिखनी होती है, केवल डेफिनेशन लिखनी होती है। 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, डायग्राम जैसे जैसे ड्रॉ कर रहे हो वैसे वैसे आपके लिए लिखना होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो बात करेंगे कि आखिरकार लॉ ऑफ ट्रांसफिलिटी फोर्सेस क्या होता है, एक बार मैं डेफिनेशन बता देता हूँ उसके बाद समझाऊंगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है स्टूडेंट। देखो बात करते हैं लॉ ऑफ ट्रांसफिलिटी फोर्सेस क्या होता है, इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर जब किसी वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई फोर्स कार्य करता है तो उसी फोर्स को उसी की वर्किंग लाइन के किसी अन्य बिंदु पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं, उसे ये कहती है बलों की स्थानांतरणशीलता का नियम कहते हैं। आई होप आपके समझ में आएगा, दोबारा से रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना है कि बलों के स्थानांतरणशीलता का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर कार्य करने जब किसी वस्तु के किसी बिंदु पर यदि फोर्स कार्य करता है तो उस फोर्स को उसी की वर्किंग लाइन के किसी अन्य बिंदु पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं। एक बार आप मेरे साथ रिपीट करना स्टूडेंट, ठीक है। ध्यान रखना, जब किसी वस्तु के किसी बिंदु पर यदि कोई फोर्स कार्य करता है तो उस फोर्स को उसी की क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफिलिटी फोर्सेस कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। अब देखो डायग्राम में समझेंगे, डायग्राम में सब चीज क्लियर होगी,
ठीक है, ध्यान से देखना है। देखो मैंने कहा कि हमारी क्या है, कोई एक वस्तु है, इस वस्तु के मान के चलेंगे कोई एक बिंदु ए है और इस ए बिंदु पर कोई राइट साइड की ओर एक बल कार्य कर रहा है F। अब यही फोर्स यानी जब ये इधर की ओर जा रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, इस साइड जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगी, इसकी वर्किंग लाइन होगी, ये इसकी क्या हो जाएगी, वर्किंग लाइन हो जाएगी, यानी जो फोर्स कार्य करेगा मेरे इस वर्किंग लाइन पर कार्य करेगा। ठीक है, अब ये देखो कि अगर इस फोर्स को संतुलन में लाना है, इक्विलिब्रियम में लाना है, तो इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो इसका मतलब क्या होगा, यदि इस F मान का बल लग रहा है तो इसे इधर को लगा सकते हैं। अरे आप जानते हो कोई वस्तु है इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होती है, यानी इक्विलिब्रियम कंडीशन में कब होगी, जितना है इधर की ओर लगेगा उतना इधर को लगेगा, तभी तो इक्विलिब्रियम होगी। तो इसका मतलब है कि अगर F मान का बल इधर साइड लग रहा है तो आप इस वाली साइड क्यों लगा सकते हैं, B बिंदु पर इस साइड क्यों लगा सकते हैं। आप जानते हैं, बताओ ये तराजू जब होता है, ये तराजू है, तराजू देखा होगा, तकरीज होती है। अगर आप किसी वेट के लिए इसमें तोलते हो तो इसका मतलब क्या करते हो कि जब बराबर बराबर हो जाते हैं, यहाँ पर अगर आपने 1 kg का वेट रखा है तो इसका मतलब इसके अंदर 1 kg की यदि सब्जी रखेंगे तब तो यही, तभी तो जाके बिल्कुल स्ट्रेट रहता है ये चीज, लीवर जो होता है इसका, तो हम कहते हैं हाँ बिल्कुल सही तुला है। ठीक है, तो ये चीज तो होती है। तो यानी कब कि जब एक तरीके से कर सकते हैं, ये मेरे तरफ जो राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी राइट साइड की जितना बल लग रहा है उतना ही देर क्यों लगेगा, लेफ्ट साइड क्यों लगेगा, तभी तो वस्तु क्या होगी आपकी, संतुलन में होगी। यानी लीवर क्या होता है आपका, ये संतुलन में रहता है, बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। अगर थोड़ा सा भी अगर आप कहोगे भैया नहीं 1 kg के भी यदि सब्जी वाले क्या करेगा 900 ग्राम चढ़ाएगा तो आप कहोगे जी तो कम है और डालनी है। ठीक है, यही तो कहते हैं। तो यही चीज होती है कि जब बिल्कुल बराबर बराबर मान के बल लेफ्ट साइड और राइट साइड लगते हैं तो वही वस्तु किस कंडीशन आती है आपकी, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। तकरीबन ये तराजू आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं, ये लीवर आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, ये चीज होती है, लीवर होती है, स्टूडेंट ध्यान रखना। ठीक है, तो देखो अब ऐसे इस वाले फोर्स को यदि जब संतुलन में लाया जाएगा तो देखो हम क्या कहेंगे, इतने ही मान का बल हम क्या करेंगे, इसके विपरीत लगा देंगे, जब ये इधर को कार्य कर रहा है तो इधर को लगा लेंगे। अब ये देखो कि दोनों बल संतुलन में, अगर यदि इस वाले बल को छुपा लिया जाए, इस वाले बल को छुपा लिया जाए स्टूडेंट, तो देखेंगे अगर इस वाले फोर्स को यानी ऐसे करके लगा लिया, अब इस वाले फोर्स को संतुलन करो, बी पॉइंट डाल दिया सी पॉइंट पे, अब एफ मान का यदि इस वाले बल को यदि संतुलित करेंगे तो कहां पे आ जाएगा, यहाँ पे नहीं मान सकते हैं, अरे मान सकते नहीं मान सकते। तो देखो एक आता हूं, अगर इस वाले फोर्स के लिए छुपा के चलेंगे तो ऐसे करके तो हो गया ये वाला फोर्स। अब देखा कि आखिरकार ये वाले जो फोर्स एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करेंगे, जब ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे तो ये कहां पे कार्य करने लग गया, सी पर। समझ में आया नहीं यार, देखो मैंने दोबारा से समझाता हूं। देखो मान के चले कोई एक वस्तु है, वस्तु के किसी बिंदु पर हमने कोई एक बिंदु मान लिया, इस पर कोई फोर्स का कर रहा है बिंदु ए पर। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो इस वाले पे ऐसे करेंगे, ये इसकी क्या हो जाएगी, इसकी वर्किंग लाइन हो जाएगी। तो अब इस वाले फोर्स को इक्विलिब्रियम में लाएंगे तो इसका मतलब इसके विपरीत डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, इतने ही मान का हमने मान लिया बी बिंदु पर इतने मान का एक फोर्स का करा, तो अब ये दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब यदि इस वाले फोर्स को छुपा लें, इस वाले फोर्स को छुपा लें, तो अब यदि इस वाले को इक्विलिब्रियम में लाना पड़ेगा, तो इसके लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाएंगे तो इसके विपरीत डायरेक्शन में इसके कहीं भी फोर्स लगा सकते हैं। कहां पे लेंगे, विपरीत डायरेक्शन में, तो आप लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, ऐसे करके लगा सकते हैं, एफ मान का बल लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, सी बिंदु पर लगा दिया है ना। अब ये देखो, अब इसके छुपाओ तो ये बताओ कि ये वाले दोनों बल एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं और बराबर बराबर मान के हैं तो इसका मतलब एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो रह कहां पे जाएगा, सी पर। पहले कहां पर रिएक्ट कर रहा था, बिंदु ए पर, अब कहां पर रिएक्ट कर रहा है, बिंदु सी पर। यानी पहले कर रहा था ए पर, अब कार्य करने लग गया सी पर। तो यानी स्थान परिवर्तित हुआ कि नहीं हुआ, जब स्थान परिवर्तित हो गया तो उसे ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसफिबिलिटी फोर्सेस कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो बात कर, मेरे समझ में आया होगा नहीं आया होगा, वीडियो को दोबारा से देखना, अच्छे से समझना है। अगर यदि कोई आपकी चीज नहीं समझ में आती तो आप मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना कि भाई दोबारा से चीजें इस बार की नहीं, कल जो नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा उसके अंदर बार बार एक और बार रिपीट कर देना तो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे आई होप आपके समझ में आ गया होगा। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप उस चीज के लिए लिख लेना। ठीक है, देखो यानी हम कहेंगे इस नियम के अनुसार, ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु के किसी बिंदु पर कोई फोर्स कार्य करता है, तो उस फोर्स को उसी की क्रिया रेखा
क्योंकि देखो ऐसे ही तो करा था, इसी की क्रिया रेखा पर तो मानने थे, ध्यान रखना ये नहीं कि यहाँ मान लेंगे, हमेशा ध्यान रखना वो उसी की फोर्स की वर्किंग लाइन पर माना जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, तो उसी फोर्स, तो उस बल को उसी फोर्स की क्रिया रेखा के किसी अन्य बिंदु पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं। जबकि ध्यान रखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जबकि माने जाने वाला बिंदु वस्तु से दृढ़तापूर्वक जुड़ा हो, इसे ही क्या कहते हैं, लॉ ऑफ ट्रांसलेटिव फोर्सेस कहते हैं, इसे ही बलों के संचरणशीलता या स्थानांतरणशीलता का नियम कहते हैं। आई होप आपके समझ में आया होगा, आप इस क्वेश्चन ले सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा, क्लियर आया नहीं आया ये बताओ। अगर आ गया हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना कि हाँ भाई हमारे समझ में आया। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो बात करते हैं आखिरकार, ये तो हो गया बलों के स्थानांतरणशीलता का नियम हो गया, यानी इस ध्यान रखना कि बलों के स्थानांतरणशीलता के अंदर क्या होता है कि यानी किसी वस्तु के किसी एक बिंदु पर यदि कोई फोर्स कार्य करता है तो उस फोर्स को उसी फोर्स की वर्किंग लाइन के किसी अन्य बिंदु पर कार्य करता हुआ मान सकते हैं। जबकि माने जाने वाला बिंदु जो होता है हमेशा वस्तु से दृढ़तापूर्वक जुड़ा हुआ, ये नहीं कि हवा में मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अब बात करते हैं सेकंड लॉ, जो एक इंपॉर्टेंट लॉ है दोनों की दोनों, हमेशा इस चैप्टर से ये दोनों चीज पूछी जाती है। इंट्रोडक्शन आपका चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1, कल से जो आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, हमें ध्यान रखना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होंगी। देखो अब बात करते हैं आखिरकार बलों के भौतिक स्वतंत्रता का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का नियम। आयु अब देखो ये चीज समझ में आई नहीं, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का नियम, या इसे इंग्लिश में कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस। तो स्टूडेंट्स बात करते हैं आखिरकार लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस क्या होता है। उससे पहले मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, आप ये बताओ अगर यदि किसी ब्रांच का आप यदि बैठे हो, अगर 10 स्टूडेंट आप एक साथ बैठे हो तो ये बताओ कि आपका वेट यदि किसी दूसरे वाले के साथ अगर उसका बढ़ेगा तो आपका ही बढ़ जाएगा क्या, या उसका घटेगा तो आपका ही घट जाएगा। ऐसा नहीं होता है ना कि आपका जितना होगा वो आपका ही रहेगा, ये तो नहीं कि आप भी 1 मिनट पहले 50 किलो के थे तो अब आप 40 किलो के हो जाओगे या 60 किलो के हो जाओगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो यानी जितने हो उतने ही तो रहोगे, तो वही चीज क्या कहलाती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस कहलाती है स्टूडेंट, यानी वही चीज क्या कहलाती है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस कहलाती है। यानी जब किसी, देखो ध्यान रखना स्थानांतरणशीलता में कितने फोर्स की बात होती है, एक फोर्स की, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे बल होते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर एक साथ बहुत से बल कार्य करते हैं तो प्रत्येक बल जो होता है वो उस वस्तु पर अपना प्रभाव स्वतंत्रता पूर्वक होकर डालता है, वो अन्य बलों पर डिपेंड नहीं करता। उसे ही क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, बलों के भौतिक स्वतंत्रता का नियम कहते हैं। आइए आपके समझ में आएगा, दोबारा से रिपीट करते हैं स्टूडेंट, देखो ध्यान से सुनना कि यानी बलों के भौतिक स्वतंत्रता का नियम क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर एक साथ बहुत से बल कार्य करते हैं, यानी अनेक बल कार्य करते हैं, तो प्रत्येक बल जो होता है उस वस्तु पर अपना प्रभाव स्वतंत्रता पूर्वक होकर डालता है स्टूडेंट, तो उसे ही कहते हैं बलों के भौतिक स्वतंत्रता का नियम कहते हैं। समझ में आया होगा। एक बात यही चीज एक प्रैक्टिकल की सोचो कि आखिरकार आप अगर मान के चलो, मैंने थोड़ी देर बताएगा, अगर एक ब्रांच में मान के चलो 5 स्टूडेंट्स बैठे हैं और 5 का स्टूडेंट यानी प्रत्येक का वेट जो लगेगा ब्रांच के ऊपर अपना अपना अलग अलग होगा कि नहीं होगा, ये तो नहीं होगा कि आखिरकार, यार देखो ऐसे ही समझ के चलते हैं कि अगर मान के चलो एक आपकी कोई ब्रांच है, ठीक है, इस ब्रांच पर 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये ए, ये बी, ये सी, इसका वेट हमने माना 50 kg है, इसका 55 है, इसका 60 है ना। अब ये देखा कि इस वाले का देखा कि इस वाले का यदि 60 कर दिया, यानी इसकी जगह पर उठ के इस वाले ब्रांच की जगह पे हमने देखा कि 60 kg का इंसान बैठ गया, तो इसका ये मतलब हो जाएगा यानी ये भी 60 kg, यानी इसका ही वेट बढ़ जाएगा, इसका ही वेट बढ़ जाएगा, होगा। ऐसा हो सकता है क्या, अरे जिसका अगर कह सकते हैं कि इसका जितना था उसका इतना लग रहा होगा, अब 60 kg वाला आएगा तो 60 kg वाला लोड लग रहा होगा, हमारा तो जितना होता ही तो रहेगा। क्या हो सकता है कि दूसरे का बढ़ जाएगा तो हमारा ही बढ़ जाएगा, यानी दूसरे इंसान खाना खा लेगा तो हम भी खा लेंगे क्या, ऐसा नहीं होता है ना।
तो यही चीज क्या होती है कि यानी अगर कोई बॉडी है तो वही चीज क्या होती है, देखो जब कोई बॉडी है, समझ में आ गया होगा, तो यानी जब की बॉडी है और इस पर क्या कर रहे हैं, कई फोर्स कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं ऐसे करके, F1 F2 F3 F4 कितने फोर्स आप मान सकते हैं जैसे ही मानना चाहो, F6 F7। तो स्टूडेंट देखो ये क्या आपकी एक वस्तु है, अगर इस वस्तु पर बहुत सारे बल कार्य कर रहे हैं तो प्रत्येक बल जो होता है उस वस्तु पर अपना प्रभाव क्या डालता है, स्वतंत्रता पूर्वक होकर डालता है, इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेस। अगर समझ में आया हो तो लाइक जरूर करें, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बात करते हैं, तो मैं डेफिनेशन लिखूंगा उसे आप नोट कर लें, ठीक है। तो बलों के पॉजिशन का नियम क्या होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना स्टूडेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर के अंदर ज्यादातर रिपीट होता है, ठीक है। बलों के पॉजिशन का नियम क्या होता है कि इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल कार्य करते हैं तो प्रत्येक बल अपना प्रभाव उस वस्तु पर स्वतंत्रता पूर्वक होकर डालता है। इसे ही क्या कहते हैं, बलों की भौतिक स्वतंत्रता का नियम कहते हैं। स्टूडेंट आपके समझ में आएगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ध्यान रखना डायग्राम भी बनाएंगे, डायग्राम ऐसे करके बना लेंगे जैसे भी मैंने बनाया था, यानी कोई बॉडी ले लेंगे, इस बॉडी पर क्या लगा लेंगे, फोर्स लगा लेंगे, ये वस्तु लिख देंगे, तो स्टूडेंट F1 हो जाएगा, आपका F2 हो जाएगा, आपका F3 हो जाएगा, आपका F4 हो जाएगा, F5 हो जाएगा, ऐसे करके डाल सकते हैं, एक वस्तु बना लेना उसके अंदर लिख सकते हैं। ध्यान रखना अगर क्वेश्चन के अंदर डिप्लोमा वाले हो तो हमेशा ध्यान रखना है डायग्राम बेस्ड चीज जितनी ज्यादा समझाओगे आप उतनी अच्छे नंबर लेके आओगे स्टूडेंट्स। देखो इस चीज का मेरा अपना एक्सप्रेस करता है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि डिप्लोमा के अंदर नंबर तभी अच्छे आते हैं जब कोई चीज अगर आप यदि आप डायग्राम बेस्ड समझा के चलते तो हमेशा नंबर अच्छे आते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपके देखो समझ में आया होगा, आज आपका थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा लेकिन आपकी ये चीजों कराई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट जो हमेशा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पुटअप होते हैं। और इस बात का चैप्टर आज आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर खत्म होता है, कल एक चैप्टर की स्टार्ट होगी, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा जिसमें हम स्टार्ट करेंगे फोर्स ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस, क्या आखिरकार फोर्स के एनालिसिस की जाते हैं तो कैसे कैसे की जाती है। तो स्टूडेंट कल का जो लेक्चर होने वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही मजेदार लेक्चर होगा। तो यानी अगर आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।